Hello students, today I am going to discuss few questions that has been asked in the morning session of mains 2026 first phase. So अभी तक कुछ क्वेश्चंस हम लोग के पास स्टूडेंट्स लेके आए थे, तो हम सोचे कि इसको हम लोग एड्रेस कर लेते हैं. So क्वेश्चन नंबर 1, ये फिजिक्स का पेपर है. A rod of mass m and length L is attached to two ideal strings. Find tension in the left string just after the right string is cut. यानी कि इस स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो यहाँ टेंशन कितना होगा. ये क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1, 2 और 3 में तीनों एक्सरसाइज में है. हमारा बुकलेट का एक्सरसाइज 3 में जरा इसको मॉडिफाई करके दिया हुआ है, कुछ एंगल पर है. एनीवे, तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इस स्ट्रिंग को यहाँ कट कर दिए हैं तो इमीडिएटली टेंशन कितना चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है. सो सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये हमारा रॉड है, ये स्ट्रिंग को कट कर दिए हैं और ये इमीडिएटली कट करने के बाद ये इस तरह से टर्न करने लगेगा. तो लेट अस एज्यूम ये जो टर्न कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन उस इंस्टेंट में अल्फा है. सो नाउ अप्लाइंग टॉर्क इक्वेशन अबाउट ए. तो सबसे पहले हम लोग ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे. तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. यहां पर mg फोर्स लग रहा है, mg इंटू एल बाई टू इज द टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ए इज ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा. सो यहां से mm कैंसिल हो गया और हमारा अल्फा का वैल्यू आ गया 3g बाई 2l. नेक्स्ट अप्लाइंग टॉर्क इक्वेशन अबाउट c. अबाउट c हम टॉर्क इक्वेशन लगाते हैं तो इसका अल्फा है तो हम यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमको इस तरह से घूमते हुए दिखेगा, यानी इसका भी अल्फा होगा. तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. टॉर्क विल बी ड्यू टू टेंशन. टेंशन इनटू एल बाई टू इज द टॉर्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड विल बी ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा. सो अल्फा इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, 1l कैंसिल यहां से हो गया है तो अल्फा हो गया है हमारा 2 और 12 कैंसिल होने से 6t बाई ml. नाउ हमारे पास दो इक्वेशन है अल्फा का यहाँ पे और ये इक्वेशन अल्फा. सो नाउ इक्वेटिंग अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, यहाँ अल्फा है 3g बाई 2l और यहाँ पे है 6t बाई ml. टेंशन है mg बाई 4. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया ऑप्शन 2. Okay, so now come to next question. So an air filled capacitor of capacitance C is filled with dielectric K. तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक हमारा K है जो कि 3 वैल्यू है of width d by 3 where d is separation between the plates. Find the new capacitance. ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार 5 जगह एक्सरसाइज 1 में होगा. तो कभी कभी डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा. कभी कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक है, कभी 2 है. इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन हमारा बुकलेट में होगा. तो लेट अस सी द सिचुएशन. हमारा ये कैपेसिटर है, डिस्टेंस बिटवीन देम d है और प्लेट एरिया a है. नाउ अब हम लोग क्या किए इसमें कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. यानी कि यहाँ एक कैपेसिटर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, दोनों सीरीज में हो गया. तो हमारा बेसिक कैपेसिटेंस इसका है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी. और ये दोनों कैपेसिटर एयर कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में है. तो हम एक्सप्रेशन लिख दिए 1 बाई सी इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2. C1 मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक है और A मीन्स एयर डाइलेक्ट्रिक है. सो CD कितना है कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक दिस पोर्शन का, एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K A बाई डी, ये डिस्टेंस है d बाई 3. नेक्स्ट इसका कैपेसिटेंस कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई ये डिस्टेंस है 2d बाई 3. नाउ हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं तो 1 बाई C डैश जो आ गया है हमारा दिस वैल्यू आ गया है और K का वैल्यू हम 3 पुट कर लिए हैं तो हमारा C डैश है 9 एप्सिलॉन नॉट A बाई 7d, यानी C डैश 9 बाई 7c है जो कि हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ है. तो ये एक बहुत ही कॉमन है और अनगिनत बार हम लोग इसको डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं. एक्सरसाइज 1 में भी, थोड़ा एडवांस्ड वर्जन में 2 में भी.
और 3 में भी। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the moment of inertia of a system formed using two identical rods about the given axis of rotation। देखिए ये सभी क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूलाज पर है और हाउ टू यूज देम। तो ये हमारे कंपोजिट रॉड है, एक रॉड है मास m लेंथ l, इसका भी मास m लेंथ, मास m है लेंथ l है, इसको हम लोग अबाउट दिस टर्न करना चाहते हैं, यानी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो लेट अस कैलकुलेट। तो हमारा सिचुएशन ये है, एक रॉड, इसका नाम रख दिए सेकेंड रॉड। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंपोजिट रॉड इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल रॉड्स, यानी इसका है m1, इसका है I, इसका 2, यानी I1 प्लस I2। नाउ इस रॉड का ये एंड पॉइंट है, दैट इज ml²/3 हो गया, और इसका जो है ml²/2 अबाउट दिस पॉइंट होगा। हम लोग इसको परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके शिफ्ट करेंगे, तो ml²/12 प्लस ml² करना पड़ेगा ये। तो ये क्वांटिटी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेड वन का आ गया और ये है ब्लू वन का। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऐड करने से आ गया 7/12 ml²। तो ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड बेसिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन था। तो ये सब क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंटली करिएगा, और इस सब क्वेश्चन से आपका टाइम जो है, ये सब क्वेश्चन में जनरल जो टाइम हमारा एस्टिमेट है कि हम 2 मिनट देंगे, तो इसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, सो डैट कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आएगा, कैलकुलेशन आएगा, हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, एन आइडियल सोलेनॉइड इज केप्ड विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। हमारा एक सोलेनॉइड है जो वर्टिकल एक्सिस में है, करंट हमारा I0 है, इज फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, और एक चार्ज Q इज थ्रोन डाउनवर्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यानी कि कुछ मार्बल एटसेट्रा कुछ मास रखेंगे, उसको चार्ज Q देके सीधे नीचे हम फेंक देंगे, कोई वेलोसिटी से फेंक सकते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। तो सिचुएशन ये है हमारे पास कि ये एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे देख लीजिए टर्न इस तरह का है, इस तरह का सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्लोज टू द सेंटर जरा स्ट्रेट एक्सियल रहेगा, और ये हमको बोला है कि ये एक आइडियल सोलेनॉइड है, यानी कि जरा फ्रिंजिंग जो फील्ड होता है उसके बारे में हमको चिंता नहीं करना है। यानी हमारा प्रॉब्लम का सिचुएशन बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। तो यहां पर एक मास है जिसको चार्ज Q दिए हैं, और इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए हैं वर्टिकली v वेलोसिटी से। तो द चार्ज मूव्स अलोंग B, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ पर B है, और इसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी v भी है, और mg यानी ग्रेविटी का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो पहला बात कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करेगा, उसका वैल्यू 0 आएगा। तो यानी कि केवल एक ही फोर्स हुआ ग्रेविटी जो उसको नीचे पुल करेगा, यानी एक्सेलरेशन जो हो गया हमारा g हो गया। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, करेक्ट ऑप्शन जो है 2 हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन 2 है इसका। ओके, तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि मोशन ऑफ चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये बहुत ही बेसिक टाइप का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 5, टू मैकेनिकल वेब ऑन स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो हमारे पास स्ट्रिंग है, इक्वल लेंथ का है, डेंसिटी μ1 है, μ2 है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन फॉर दिस। तो जहां तक साउंड का बात है, ये साउंड एंड वेव का बात है, तो ऑलमोस्ट ऑल एक्सरसाइजेज में वेव जो है टाइम कितना लेगा एक स्ट्रेच्ड व्हील में, स्ट्रिंग में, वो क्वेश्चन है। और ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि एक सिंपली कांस्टेंट टेंशन है हमारा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट 10 टाइम्स हमारा डिस्कस हो चुका है एक्सरसाइज 1 में, 2 में, 3 में एंड ऑल्सो इन 4 में जरा वेरिएबल टेंशन देके डिस्कस हम लोग किए हैं अपना बुकलेट में। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, दोनों आइडेंटिकल है, एल लेंथ का है, ये जरा μ1 है और ये μ2 है। ये जरा हेवी है, मास पर यूनिट लेंथ इज ट्वाइस 1:2,
दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। हम एक ट्रांसवर्स वेव यहां दिए, ये पल्स प्रोपगेट करेगा, ये ट्रांसवर्स वेव यहां दिए, ये पल्स प्रोपगेट करेगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग कितना है, तो वेलोसिटी है √T/μ। तो टाइम कितना हो गया, लेंथ बाय वेलोसिटी, यानी कि ये स्ट्रिंग का लेंथ डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी। तो हमारा टाइम आ गया L √ ये T नीचे आ गया, ये म्यू हो गया, दैट मीन्स टाइम इज प्रोपोर्शनल टू √μ। सो T1/T2 है √μ1/μ2, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो गया है 2। ओके, तो अभी तक से सब बहुत सा क्वेश्चन हमारे पास नहीं आया है। अभी 4-5 क्वेश्चन बेसिक मॉडल का ये सब बच्चों को याद था, तो वो हमारे पास आ गया, तो हम आपको डिस्कस कर दिए। अगर क्वेश्चन और कल परसों तक आएगा तो हम लोग फुल पेपर डिस्कशन भी करेंगे। ओके, थैंक यू। Students, we are going to discuss the paper of chemistry, first sitting of first phase of GMAIN 2026. Today it has been held at different centers. देखो सीरियल नंबर क्वेश्चन का कौन सा है वो उसको बॉदर नहीं करेंगे, हमारे को जो क्वेश्चन मिला है उसके बेसिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है कि ए कोई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम H2PT, इसका मतलब क्या होगा, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारा बन रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है दूसरे केस में कि हॉट अल्कलाइन KMnO4 से ट्रीट करते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं, तो ये हमारा बन जा रहा है थैलिक एसिड। गॉट इट, मतलब दोनों जगह कार्बन है ऐसा दिख रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज होने से। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो अपने बुकलेट में जो हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन है उसके एक्सरसाइज 2 में पड़ा हुआ है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 99%। सो हाउ वी कैन सॉल्व दिस। देखो बच्चे, अगर हमने इसको रिड्यूस किया तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, तो हमारा बन गया। 1 को अगर हमने लिया और इसको रिड्यूस किया तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, जो वहां पे हमारा है ये करेक्ट आ रहा है। अब सेकेंड ऑप्शन में अगर हमारे पास है दूसरा रिएजेंट, जब हमने यूज किया इस पे, तो क्या बनेगा, सो जरा देखो, कोई भी हमारे पास बेंजीन रिंग पे लगा हुआ कार्बन है, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे KMnO4 से तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोलाइज होएगा, एसिड बन जाएगा। ये पोर्शन जो हमारा है ये सारा गायब हो जाएगा और ये COOH हो जाएगा और ये भी COOH। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ही आ रहा है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। सो वी हैव correct answer as 1. Now let us move on to the next question. In sulfur estimation, 0.7 gram of an organic compound gives 1 gram of VaSO4 by Carius method. What is the percentage of sulfur in the compound? Students, हमारे बुकलेट के अंदर जो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन चैप्टर है ऑर्गेनिक वाला, और साथ ही साथ जो स्टिशियोमेट्री वाला है, दोनों में ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का। डाटा में 10-5% का आगे पीछे हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम टाइप का है। देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 क्यों लिया, जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना होता है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड इन विच इट इज गोइंग टू बी प्रेसिपिटेटेड। तो ये हमारा 233 इंटू मास ऑफ पीपीटी अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100। सो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू, देखो
0.7 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स 1 ग्राम ऑफ प्रेसिपिटेट, तो 1 डिवाइडेड बाई 0.7 और इंटू 100। अब देखो इस 100 से अगर हम इसको कट करें, ये 2 जीरो यहां पे हमने डेसिमल डाल दिया इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, कट करने का। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सो जरा देखो, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2.33 इंटू 0.7, सो दिस इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई, ये हमारा 1.6 डॉट आगे कुछ आएगा, इसको डिवाइड करोगे ये ऑलमोस्ट तुम्हारा आ रहा है 19.6 डॉट 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 परसेंट, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन चेक करते हैं 19.6 के आसपास कौन सा वैल्यू है। देखो वैल्यू में मार्जिन अच्छा है, इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। सो 19.61 इज करेक्ट ऑप्शन, सो लेट अस मार्क फर्स्ट एज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कि कौन सा प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट मैनर में रिप्रेजेंटेड है। Cl ग्रेटर देन F गलत है। क्यों गलत है, सिंस फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इजीली नहीं छोड़ेगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। नेक्स्ट यहां देखो, ये भी गलत है, ये ज्यादा मोर मेटेलिक, दिस इज मोर मेटेलिक देन Al, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। गॉट इट। अब आता है ऑप्शन ये, हमने क्या पढ़ा है बेसिक नेचर के लिए, बेसिक नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स is directly proportional to metallic nature, and is inversely proportional to oxidation state। ये दो प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता है ऑक्साइड का बेसिक नेचर। अब देखो यहां पे हमारा +1 है, ये भी +1 है और ये +3 है। और मेटेलिक नेचर भी डिक्रीजिंग है, पोटेशियम सबसे ज्यादा मेटेलिक है, सोडियम उससे कम मेटेलिक है और अल्मुनियम। मेटेलिक नेचर तो यहां सामने लिखा ही हुआ है, देखो ये दोनों सही है, यहां पे मैंने गलत बताया है। ये भी क्वेश्चन अपने बुकलेट के पीरियोडिक टेबल में, जो वॉल्यूम 2 है ना अपना, उसमें जो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है वहां पे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज 2, सो लेट अस मार्क 2 एज करेक्ट ऑप्शन। Now let us move on to the question number 4. Given below are two statements. Statement 1, arginine and tryptophan are essential amino acids. ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चे, हमारे बुकलेट में भी जो बायोमोलिकुल्स का चैप्टर है और एनसीईआरटी में दोनों में दिया हुआ है एसेंशियल अमीनो एसिड्स का टेबल, और उसमें ये दोनों है, आप चेक कर ले सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल इन द अबव, ये भी करेक्ट है। देखो ग्लाइसिन के बारे में हम सब ने पढ़ा हुआ है, क्या होता है ये हमारा H2NCHHCOOH, ये सेम है, इसलिए नो कायरल, देयरफॉर नो कायरल।
कायरल नहीं है तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब चेक करके देखते हैं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सो करेक्ट आंसर इज 1. So let us mark 1 as correct answer. Now let us move on to the next question, question number 5. Observe the following reaction sequence. P है, इसको रिएक्शन करा रहा है किससे, NH3 से, और हीट कर रहा है। अब इसमें हमारा क्या बनेगा, Q, और Q को कर रहा है Br2KOH। देखो बच्चों, हम लोग सब जान रहे हैं कि ये रिएजेंट सिर्फ 2 रिएक्शन कराता है, ओनली 2 रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन कराता है ये रिएजेंट। पहला हेलोफॉर्म है और दूसरा हॉफमैन ब्रोमामाइड। यहां पे हॉफमैन ब्रोमामाइड का ही केस बन रहा है। क्यों, पहले अमोनिया से रिएक्शन है, फिर उसके बाद ये है। अगर हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन होता तो कोई हेलोजन का रहता इंट्रोडक्शन, यहां हेलोजन का कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब ये हॉफमैन ब्रोमामाइड ही है। अब इसके बेसिस पे हम चेक कर लेते हैं। अगर हमने पी लिया फर्स्ट वाले का सी, ये हमारा है पी, COOH, इसको अगर हमने NH3 से रिएक्ट किया और हीट किया तो क्या बनेगा, C, COO माइनस और NH4 प्लस, और हीट हुआ तो ये क्या बन गया, CONH2 और प्लस वाटर निकल गया माइनस H2O। ठीक है, तो ये हमारा Q होना चाहिए, है क्या Q, Q में दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अगर इसका हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड करा दिया, Br2/NaOH KOH जो भी लिया है KOH, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप माइग्रेट करके इधर आ जाएगा। ये हमारा क्या बन रहा है, सो देखो NH2 एनिलीन, ये भी यहां पे हमारा पड़ा हुआ है। सो फर्स्ट ही करेक्ट है यहां भी बच्चे हमारा। ये भी अब भी डिस्कस करके आ रहे हैं बच्चों को, डाउट में मैं था, अपने बच्चों को बुकलेट का क्वेश्चन था, बच्चे लेके आए हैं, पूछे हैं ये क्वेश्चन, अभी तुरंत हमने डिस्कस किया और सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1. लेट अस मार्क 1 एज करेक्ट आंसर। गॉट इट, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो जेई का पहला जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है, अगर कंपेयर करें 23, 24, 25 तो बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं बेस्ड ऑन मेमोरी। द वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी श्रद्धा के मटेरियल में है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा डेटा चेंज है अगर आप देखें तो, और वो भी एक्सरसाइज 1 में। तो इसको हम लोग ले सकते हैं एलसीएम नीचे लेकर के, साइन 10 डिग्री माइनस √3 डिवाइडेड बाई कॉस 10 डिग्री, और अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो दिखेगा साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री, और आप कॉस 10 डिग्री इधर आएगा एलसीएम माइनस √3 साइन 10 डिग्री। अब आप देखो, इसको देखते ही हमें क्या लगता है, साइन थीटा कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना है पहले तो। उसके बाद इसको भी देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं 2 इंटू नीचे तो दिखेगा साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और यहाँ पर अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कॉस 10 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 साइन 10 डिग्री, और इसको बैलेंस करने के लिए वापस मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आप देखो ध्यान से, कैन वी राइट लाइक दिस साइन 30 डिग्री, इसको अगर मैंने साइन 30 और इस वाले वैल्यू को मैंने कॉस 30 लिखा, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 इंटू, और ये हमें लिखेंगे साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री माइनस, अब ये है कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री, और नीचे दिखेगा बच्चों साइन 20, साइन 20, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला दिखेगा हमें,
ये 4 टाइम्स साइन 30 माइनस 10, ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये 20 डिग्री, और नीचे ऑलरेडी साइन 20 है तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर विल बी 4। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वाड्रेटिक का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा है अभी तक का, अगर मैं जेई से कंपेयर करूँ लास्ट 5 ईयर में, तो इससे आसान अब हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे भी क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने मटेरियल में बहुत सारे पड़े हुए हैं, इसलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप मटेरियल को अच्छे से सॉल्व करो, थोड़ा सा पीवाईक्यू का क्वेश्चंस को लगा दो, तो 100% है कि आपका 80% के आसपास स्कोर हो ही जाता है, और बहुत ही अच्छे से। आप देखो इसको, अगर हमने इसको पुट कर लिया x माइनस 1 का मॉड इक्वल टू टी, तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखेगा, रिड्यूस होकर के टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। और आप देखेंगे ये तो एकदम फेवरेट फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और 9th से बच्चे ऐसे करते हैं 10th से। तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 2 में ब्रेक करेंगे, तो t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो t की 2 वैल्यू आ रहा है, कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है t का, एक 2 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, तो t इक्वल टू हाउ मच, 2 या 3 होगा। अब वापस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू, एक बार मुझे 2 रखना है, एक बार मुझे 3 रखना है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x माइनस 1 इक्वल टू, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस 2 दिखेगा और कॉमा प्लस माइनस 3 दिखेगा। वापस इसे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 आकर के ऐड यहाँ भी होगा, इसको लेंगे तो इधर भी आएगा, तो 1 प्लस माइनस 2, और दूसरा वाला पार्ट लेता तो 1 प्लस माइनस 3, तो ये आप ऐड करोगे तो x इक्वल टू प्लस से 3 आएगा, माइनस 1 आएगा, यहाँ प्लस से 4 आएगा, माइनस से माइनस 2 आएगा। तो अब अपने पास 4 वैल्यूज़ हो गया ना, 4 वैल्यूज़ हो गया। अब इनका सम पूछा है, अगर आप क्वेश्चंस को देखो ध्यान से तो बोला है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, है ना। तो कितने रूट्स आ गया, 4। अब इनका सम करना है तो 3, सम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू, ये भी 2 देगा, ये भी 2 देगा, तो 4 इज द राइट आंसर। इसका भी 4 ही आंसर है। तो ये भी बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। नाउ अगर इस क्वेश्चन को देखें सर्कल का, अगेन मैं बोलूँगा कि सर्कल में इससे आसान क्वेश्चन हम जेईई में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल। अच्छा, सर्कल का सेंटर क्या है, 2 3, रेडियस क्या है 4। अगर कंपेयर करें आप तो एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक सेंटर है 2,3, और क्वेश्चन में क्या बोला है, विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, सो लेट अस से दिस इज द टेंजेंट एंड दिस इज द टेंजेंट, ओके, एंड दिस एंगल इज 120 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम इस पी पॉइंट का क्या लेंगे लोकस के लिए, एच कॉमा के, ओके, और यहाँ से थीटा परपेंडिकुलर पता है अपने को, ये भी थीटा परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। और इस एंगल को देखेंगे बेटा तो ये वाला एंगल आएगा 60 डिग्री और ये भी एंगल आएगा 60 डिग्री, और रेडियस आर की वैल्यू 4 दे रखा है ना, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। अब ये अगर मैं बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ S1 होता है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो क्या हम लोग tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर आर डिवाइडेड बाई, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज हाउ मच, आर, दैट इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ S1, एंड S1 इज नथिंग बट, थोड़ा सा इसको अगर आप ओपन करेंगे सर्कल को तो दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, और यहाँ से देखें तो 9 और 4 13, और इधर आएगा तो माइनस का 16 प्लस का 13, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ओके। तो ये दिखेगा। तो मैं अगर पॉइंट पुट करूंगा तो एच के वहीं सेम लोकस से रिप्लेस करना है फाइनली, तो इसे मुझे एक्स कॉमा वाई ही लिखना है, तो क्यों ना फिर वैसे ही रहने दूं मैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3, तो ये अंडर रूट ऑफ ये दिखेगा। अब थोड़ा सा ये वैल्यू आपको पता है √3 होता है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें तो क्या दिखेगा, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 16, 4 का स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x
-18y और -9 एंड -16 -25 इक्वल टू 0। तो बस ये हो गया ऑप्शन। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर है ना। तो 3 आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगेन ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा कि जो बुकलेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, श्रद्धा का बुकलेट, कि पता चल रहा है कि ऐसे न जाने कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चंस बुकलेट से आए हैं लगभग। अगर इस क्वेश्चन की बात करें बेटा, इलिप्स गिवन है ना, 36 a स्क्वायर की वैल्यू है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। सो नेचर ऑफ इलिप्स विल बी लाइक दिस। ओके, अब क्वेश्चन इसमें फोकस हम निकाल सकते हैं S1 S2, ये दोनों फोकस हो गया। S1 की वैल्यू क्या होता है, a ही होता है। a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 4, और e की वैल्यू निकाल सकते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, है ना। तो दिखेगा √1 - 16 अपॉन 36। तो ये कट जाएगा, एलसीएम ले लो आप 20, √20 डिवाइडेड बाई 36, नीचे तो 6 आ जाएगा और ऊपर आएगा 2√5। ओके, सो 2√5, so I think this will be cancelled. So finally √5 divided by 3, this is the eccentricity of ellipse. AE करेंगे ना तो आप S1 का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना। S1 का कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा बेटा, A ही होता है, तो A में मल्टीप्लाई करो आप, तो 2√5, 0 दिखेगा। और S2 का कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा आपको, माइनस का 2√5, 0 ये दिखेगा। अब मैं बात करूं तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कनफोकल हाइपरबोला ऐसा दिखेगा, इसका भी फोकस वही है बेटा, उसका भी फोकस वही है, और एसेंट्रिसिटी दे रखा है। आप देखो द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछ रहा है। अच्छा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है, LR की बात करें लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो 2b² डिवाइडेड बाई a, है ना। सेम फॉर्मेट होता है, इलिप्स में भी यही फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ हाइपरबोला एक्स एक्सिस का अलॉन्ग है, वो भी बोल रखा है, इसलिए मैंने ऐसे लिए है, कनफोकल है। और हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी गिवन है, एसेंट्रिसिटी कितना गिवन है बेटा 5, तो EH आप लिख सकते हो, EH दैट इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक रिलेशन हम लोग पढ़े हैं हाइपरबोला में, b² इक्वल टू a² इंटू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही है तो आप E² EH होल स्क्वायर -1, तो वैल्यू पुट करेंगे 25 - 1 दैट इज a² इंटू 24 इंटू 24, ये किसकी वैल्यू हो गया, b² का। क्या हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स b² की जगह पर डायरेक्ट मैं रखूँगा 24 टाइम्स a² डिवाइडेड बाई a, इस a क्या हो जा होगा कैंसल्ड। सो फाइनली विल हैव 48 टाइम्स a, है ना। ये a क्या है हाइपरबोला का, ठीक है, ये वाला यूज़ कर रहे हैं। अगर हाइपरबोला को आप h को आप x² डिवाइडेड बाई a² माइनस y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला ले लिया, तो ये आपको मेजर एक्सिस वाला दिखेगा, करेक्ट। सो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है ना, 48 a की वैल्यू निकालना है। सो a कहाँ से निकालेंगे, तो मुझे पता है a e की वैल्यू ये होता है, हाइपरबोला के लिए भी तो ये भी a होता है, a, 0। सो वी कैन कंपेयर a e h, ओके, h आप लिख लो यहाँ पर, इक्वल टू 2√5, एंड एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितना है 5, a इंटू 5 इक्वल टू 2√5। सो आई थिंक दिस विल बी कैंसल्ड, सो a इज हाउ मच 2 डिवाइडेड बाई √5। इस a की वैल्यू को यहाँ पर मैं वापस रखूँगा, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलने वाला है 48 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाई √5, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 96 है ना, 48 इंटू 2 96 बाई √5, सो 96 बाई फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये हर बच्चों को आता है, हर टीचर पढ़ाते हैं, और श्रद्धा में तो ऐसे मटेरियल में इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, हर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत स्पीडली और बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस ये सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ओके, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो मुझे 2006 में सेम प्रोफाइल क्वेश्चन, 2025 में सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिर्फ डेटा चेंज है थोड़ा सा पावर में, और 2026 में ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो आप समझो कितना आसान क्वेश्चन है। कौन कौन सा रूट्स होता है इसका, इसके 2 रूट्स होते हैं, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, रिजल्ट सबको पता है। तो अगर हम बात करें
तो 2006 में यहाँ पर ना 6 टर्म्स का दिया था, पावर था 2, यहाँ पर 25 टर्म्स का दिया है, पावर है 4। ये वाला वैल्यू देखो आप, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, पावर कितना है 4, ये क्या दिखेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके जाएगा। एक टर्म और मैं लिख रहा हूँ ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब, इसका भी पावर 4 है एंड सो ऑन। लास्ट में है ओमेगा पावर 25, क्योंकि ओमेगा सेटिस्फाई करेगा इसका, है ना, एक्स के जगह पर ओमेगा मैंने रख दिया है, ओमेगा के पावर 25 1/ओमेगा रेज टू द पावर 25 होल रेज टू द पावर 4। अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये वाला वैल्यू क्या होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, यहाँ से मैं लिखूंगा 1/ओमेगा इक्वल टू ओमेगा को इधर डिवाइड करो ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जरूरत पड़ने से 1/ओमेगा लिखूंगा। तो ये रिजल्ट, इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ओमेगा स्क्वायर। एक रिजल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो इन दोनों का सम क्या होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें -1 मिलने वाला है, -1 के पावर 4 क्या देगा 1। ये भी देखो ध्यान से, 1/ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ से 1/ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, इधर से आप देख लो 1/ओमेगा स्क्वायर ओके इज इक्वल टू, ये दोनों सेम ही लिखा गया ओमेगा, करेक्ट। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के पावर 4, ये भी 1 देगा, और ये क्या देगा 1, ये भी क्या देगा 1, तो 1/1 1 ही रहेगा, 1 + 1 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या देगा 16। तो आई थिंक आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे 1 1 16, अगला क्या मिलने वाला है, क्योंकि ओमेगा के पावर 4 ओमेगा होगा, और तो फोर्थ वाला जो टर्म होगा फर्स्ट से मैच करेगा, फिफ्थ वाला टर्म सेकंड से मैच करेगा, सिक्स्थ वाला टर्म थर्ड से मैच करेगा एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1 + 16। तो इसका मतलब ये 3 का पैटर्न मुझे मिल गया है ना। 2006 में तो बस इतना ही सा पूछा था, और पावर जो था वो 2 के वजह से 2 रेज़ टू द पावर 2 4 रखा था, तो 1 1 4 था, यहाँ पर 1 1 16 दे दिया, और कुछ नहीं है। और ये कितनी बार मिलेगा, तो अप टू 24 है ना, 24th टर्म तक 1 + 1 + 16, और लास्ट वाला ये जो देगा ना वो प्लस का 1 रहेगा। तो आप देखिए ध्यान से, ये 18 आ रहा है, ये भी 18 आ रहा है सम, तो ये 18 कितनी बार मिलेगा, 8 टाइम्स 24 और +1, सो 18 8 जा 18 × 8 सॉरी 18 × 8 और प्लस का 1 हो जाएगा, करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 144, मल्टीप्लाई करो आप, +1 दैट इज इक्वल टू 145 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखो ध्यान से, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन मैंने बोला 2025 में पूछा है, वहाँ पर PYQ में ना केसेस लेके सॉल्व किया है। अगर आप देखेंगे सॉल्यूशंस तो उसमें केसेस लेके सॉल्व किया है कि ओमेगा मतलब जो सम होगा ना अल्फ़ा के पावर कुछ ऐसा लिखा है। तो आई डोंट थिंक कि मुझे उस प्रोसेस से जाना है। इस प्रोसेस से अगर जाओगे तो बहुत ईजिली क्वेश्चंस को आप कैटर कर पाओगे। नाउ ये भी क्वेश्चन आप देखिए, पता नहीं बच्चे कर पाए कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चंस में अच्छा भी बनता है, बट ये क्वेश्चन पार्टिकुलरली बहुत इजी है। 2 सेट दे रखा है ना, ए से बी की तरफ हमें नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि f of i शुड नॉट बी इक्वल टू i एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी बढ़ते हुए होना चाहिए। तो आप 1 2 3 4 5 6 पहले तो ये मेंशन कर लेता हूँ इसका सेट ए का, और बी में कितने हैं बेटा 9 है ना। थोड़ा सा मैं बी वाले को मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1 ए से लेकर बी की तरफ मुझे नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है ना, ऐसा है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपके पास ये ऑलरेडी दे रखा है कि f of i शुड नॉट बी इक्वल टू i, का मतलब क्या कि ये इससे कनेक्ट नहीं हो सकता है ना, इससे कनेक्ट नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि अगर ये कनेक्ट होगा ही नहीं, रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स, उसमें 9 में से एक तो हट गया, क्योंकि i उससे जाना नहीं है और कम लेना है, तो 2 को 1 से मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो ये सोचो आप कि ये नहीं कनेक्ट होगा, तो इसमें बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस एलिमेंट में कोई भी मैं 6 एलिमेंट अगर सेलेक्ट करूंगा, कोई भी 6 एलिमेंट, जैसे सपोज कर लिया ये सेलेक्ट कर लिया, 2 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर है ना, 5 भी ले लीजिए, 6 ले लीजिए है ना,
8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप देखो कि ये जो हमने एलिमेंट लिया है ना, कोई भी हो सकता था, तो मुझे 1 को 2 से ही कनेक्ट करना है, करेक्ट। 2 को मुझे 4 से ही करना होगा, 3 से मुझे 5 से 3 को 5 से ही करना होगा, 4 को 6 से ही करना होगा, 5 को 8 से ही करना होगा, 6 को 9 से ही करना होगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आप उसको अरेंज नहीं कर पाओगे, नहीं तो फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। इसलिए इसका मतलब कि 8 में से कोई भी 6 एलिमेंट सेलेक्ट करने का क्या मेथड होता है, 8 से 6 सॉल्व करेंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NCR का क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर, दैट इज 2 n फैक्टोरियल 6। 8 बाहर आएगा, यहाँ से 7 बाहर आएगा, तो क्या बचेगा इधर 6, 6 से 6 कैंसिल होगा, ये 2 देगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी 28 इज द राइट आंसर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।